चलो T4 S4 O12 का सही है तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम तो दिखा रहे हो। बट एक बोला था हम लोगों को S4O12 का स्ट्रक्चर बनाने, तो वो तो आसान होना चाहिए था, है ना। S4O12 आसान क्यों रहेगा, SO सिंगल बॉन्ड है, ऐसा कुछ बना लेंगे ना हम लोग, ऐसा बना लिए। अब कितना ऑप्शन बचा हुआ है, पहले एक एक डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं, काम चल जाएगा क्या, नहीं चल रहा ना। अभी कितना और बचा हुआ, 4 और बचा हुआ, तो 4 और डिस्ट्रीब्यूट करा दो, 4 और डिस्ट्रीब्यूट करा दो बेटा। बन गया क्या नहीं बन गया। सल्फर का कोवैलेंसी कितना हो रहा है इसमें, बोलो तुम लोग। 6 तो बना सकता है ना सल्फर, 6। इसमें शर्माने की बात थोड़ी, 6 तो बना सकता है, बना सकता है कि नहीं। यस सर। बना सकता है, कोई दिक्कत ही क्या इसमें बनाने में, मेरे बैठ जाओ, ठीक है ना। बेटा S4O12 बन गया। एक और बोला था मैंने कि P4O8 का बना के लाना है, P4O8 बनाए आप लोग, P4O8 बनवा दिया था, ठीक है। तो P4O8 को फिर से बना लेते हैं, ऐसा कुछ बनाया होगा P4O8 अगर बनवाया था तो, ऐसे ही कुछ बनाए थे बेटा हम लोग, है ना। अब कितना बचा हुआ ऑक्सीजन है बेटा हम लोगों के पास में, 4 बचा हुआ है, तो हम लोग क्या किए थे, ऐसा कुछ डायगोनली कनेक्ट कर दिए थे ना, डायगोनली कनेक्ट कर दिए थे। एक का कोवैलेंसी 3 रखे थे, बाकी का कोवैलेंसी कितना रखे थे हम लोग, 5 रखे थे। आप लोगों से पूछे P4O6 का बना दो, P4O6 कैसे बनाओगे, सेम वे, इसको यहाँ से हटा दें, इसको भी यहाँ से हटा दें, सबका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 3-3 हो जाएगा। और 6 मेंबर्ड रिंग हम लोगों को मिलेगा, और 6 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो ठीक ठाक स्टेबिलिटी का होता है ना, एंगल 120 का रहता है। तो 6 मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल, यहाँ बनेगा तो स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या शायद इसमें नहीं होगी आप लोगों को, है ना। चलो, तो हम लोग जो बनाते थे बॉन्ड्स, दिखा देना जो भी हो, ठीक है। बड़ा सिंपल सुनो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। और एक छोटा सा सिंपल सा टर्म और मैं डिफाइन कर दूं, शायद आपको पता होगा कि हम लोग एक बॉन्ड पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है डाटेड बॉन्ड, DATIVE, है ना। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, शायद सबको पता होगा, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होते हैं। द बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिलोंग्स टू द सेम एटम, आया ना। ऐसे होते ना बेटा, जनरली होता है क्या है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ए और बी के बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में बनेगा तो ए और बी का, ए का एक इलेक्ट्रॉन होता है, बी का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा कहानी रहता है बॉन्ड बनने के लिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो, है ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बनेगा तो क्या होता है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसका होता है, एक ही एटम का होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसका होगा, एक ही एटम का होगा। तो सर वीडियो ऑन करके रखो, है ना। तो बेटा क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम का हो गया, ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेट करने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का होगा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो which always points away from the atom whose electrons are participating in bond formation। जिसका इलेक्ट्रॉन्स होता है उस समय ऐसा दूर की तरफ बनाते हैं इस एरो को, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझ गए ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग आज के बाद ऐसे बनाएंगे सिंगल बॉन्ड की तरह। जब तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब तक इसको सिंगल बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में एक एटम के होते हैं, एक में दोनों के अलग अलग के होते हैं। तो स्ट्रेंथ वाइज, लेंथ वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम लेंथ का होता है, सेम स्ट्रेंथ का होता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसके, दोनों ही बेटा, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। समझे मैंने क्या बोला। चलो, अब जो मैं पीछे आपको बोला था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं कोवैलेंसी को चेंज करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव देके नेगेटिव देके, ऐसा कुछ किए थे ना, कुछ ज्यादा कुछ रूल्स आप लोगों ने रिवाइज किया हो तो जहां पे हम लोगों ने वो चार्ज दिया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह, तो वहां पे एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता था। क्या बनता था वहां पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं
क्योंकि थोड़ा सा सामने आ जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे। बाकी आप लोगों को जो रूल पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जाना, सारी चीजें सॉल्व करना आसान रहेगा। जैसे मेरे पास में आप लोगों ने पढ़ा था O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा। O3 में क्या रहेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितना होता है बेटा 6, इसके पास कितना रहेगा, इसके पास भी 6 रहेगा, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन को कितना चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। यहाँ कैसा बॉन्ड बना डबल, यहाँ कैसा बना, यहाँ बना कोऑर्डिनेट, ये सर नो सर, यहाँ बॉन्ड कैसा बना कोऑर्डिनेट बना, सबको समझ में आते ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली मैंने बोला N2 का स्ट्रक्चर बना या CO का बनाओ, CO का। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6। कार्बन को कितना चाहिए बेटा, कार्बन को कितना चाहिए 4, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, यहाँ 2 का प्रॉपर शेयरिंग हुआ और एक कोऑर्डिनेट बनेगा। अरे हाँ या ना, कोई समस्या नहीं है ना इसको समझने में। चलो मैं आपसे बोलूं N2 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने बनाया N2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, इसके बाद टोटल 5 होंगे ना, इसके पास कितने होते हैं बेटा, इसके पास 6 होते हैं। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, तो यहाँ कितना बना, यहाँ कैसा बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, किसका इलेक्ट्रॉन है बेटा दोनों, अरे किसका इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको दिया कि नहीं दिया, इसने लिया तो इस पे कैसा आएगा, इस पे कैसा आएगा। समझ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ना आप लोग, जो फॉर्मल चार्ज तो आता है पॉजिटिव नेगेटिव O3 बनाया होगा ना, यहाँ पे निकालोगे फॉर्मल चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे इसने दिया इसको इसलिए इसने ले लिया, इसने दिया इस पे पॉजिटिव, इसने लिया इस पे नेगेटिव। आप लोगों से बोलो H3O+ का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लोग H3O+ का बना देते ना बेटा, H3O+ का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन है 3, दिमाग में क्या आता है पॉजिटिव किसको दें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इस हाइड्रोजन के पास एक है ना, इसके पास कुछ है क्या, इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, आर्यन अनुष्का समझ में आ रहे हैं। यस सर। बेटा अभी ये क्या करेगा, जिसको दिया वापस ले लेगा, यहाँ क्या बना सिंगल, यहाँ क्या बना सिंगल, यहाँ क्या बना कोऑर्डिनेट बना, किसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने दिया, इसके बाद चार्ज कैसा आएगा, इसने लिया इसके बाद चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया ना। ये बोले थे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, किसी भी तरीके से बॉन्ड बना लो, अगर कोऑर्डिनेट बना लो या फिर तुम जो पीछे तरीका होता है वो बना लो, चार्ज पॉजिटिव किस पे मिलेगा, ऑक्सीजन पे मिलेगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपसे बोलूं I3- का स्ट्रक्चर बनाओ, I3- का बना देंगे। अब I3- का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलूं, I3- का तो एक दिमाग में आएगा सर आयोडीन आयोडीन आयोडीन, 3 आयोडीन ना, नेगेटिव किसको दूं, पहले जो बताया तरीका उस पर सोच के बताओ, कोऑर्डिनेट बाद की बात है, पहले बताओ नेगेटिव किसको दूं बेटा, ये वाले या बीच वाले को, नेबरिंग एटम को दे दूं क्या, इसको दे दूं नेगेटिव, ये बॉन्ड बनाएगा क्या, अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अनुष्का बनाएगा कि नहीं बनाएगा ना। इसका तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी यूज करोगे बेटा, ये नेबरिंग एटम से, नेबरिंग एटम का ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी यूज किया जाता है, और सेंट्रल एटम का एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी यूज करते हैं, ग्राउंड नहीं। कौन सा कोवेलेंसी, एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी यूज करते हैं। चलो सुनो इसके बाद में बात करेंगे, F-, Cl-, Br-, I-, इन सब का कोवेलेंसी कितना होता है, कौन सा कोवेलेंसी 0 होता है, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 0 होता है। समझ गए, इन सब का ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 0 होता है। ये तो सेंट्रल एटम होता नहीं है, होता है क्या, ये सेंट्रल एटम हो सकता है कि F-, नेवर, अरे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, सेंट्रल एटम किसको रखते हो, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को रखते हैं कि नहीं रखते, ये सेंट्रल एटम हो सकते हैं, तो ये सेंट्रल एटम होंगे तो इनका कौन सा वाला कोवेलेंस यूज होगा, वो कितना हो सकता है इनका, तो नोबल गैस बन गया बेटा। एक्साइटेड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके रखेगा कि नहीं रखेगा, रखेगा ना, कोई दिक्कत।
तो नेबरिंग वाले आयोडीन को नेगेटिव नहीं दे सकता क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट को वैलेंस यूज करेगा, लेकिन सेंटर वाले आयोडीन को नेगेटिव दे सकता हूँ क्योंकि एक्साइटेड यूज करेगा। आई माइनस का कोवेलेंसी कितना होता है? इस वाले आई माइनस का कोवेलेंसी कितना होता है? 8 होगा ना। 8 तक बना सकता है कि नहीं बना सकता? ये आयोडीन कितना बनाएगा? ये आयोडीन कितना बनाएगा? कोई दिक्कत? कितना लॉन पे बचेगा निकाल लो। समझ गए नहीं समझ गए? एक दूसरा तरीका सीखो बनाने का। कौन सा वाला दूसरा तरीका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला। वो कैसा होगा? एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, इसके पास चार्ज कैसा मान लिए? नेगेटिव। इन्होंने क्या बनाया? सिंगल। ये क्या बनाएगा इसके साथ में? कोऑर्डिनेट ना। दे तो सकता है, शेयरिंग नहीं करेगा। दे सकता है कि नहीं दे सकता? इसके पास पूरा रखा है भंडार, सारे इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? जब ये देगा बेटा तो इसके पास में चार्ज कैसा आएगा? इसके पास खत्म हो गया। देखो ऐसा ही दिख रहा नहीं दिख रहा? परेशानी क्या थी बीच वाले तरीके से बम बनाने में? कोई दिक्कत नहीं थी। फॉर्मल चार्ज भी मिलेगा कैलकुलेटेड। आपको कैलकुलेट करना, या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां नहीं करना पड़ता था। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? अगर कहीं भूल जाओ वो वाला तरीका तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये और बता दो मुझे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकुलर एटम। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी पार्टिकुलर एटम विद इन द मॉलिक्यूल। एनी पार्टिकुलर एटम विद इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पार्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? किसी मॉलिक्यूल में किसी पार्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। जैसे O3 था, O3 में कोई चार्ज होता है क्या वैसे? एक्चुअल चार्ज O3 पे 0 है ना, लेकिन जिस पे पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है, तो पार्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज है? CO मॉलिक्यूल न्यूट्रल है लेकिन एटम्स इसके चार्ज है। यस सर नो सर? CO मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके एटम्स कैसे चार्ज हैं? इनके इसके एटम्स पे चार्ज प्रेजेंट है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो किसी पार्टिकुलर एटम पे मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? क्या होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला? बट अगर फॉर्मल चार्ज निकालना पड़े कभी कभी तुम्हें फिर भी जरूरत पड़े तो निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बने हैं वो? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल जो आप लोग पढ़ के आते हैं वही मैं दे देता हूँ, जिससे ये वाला फॉर्मूला अगर तुम लोगों ने नहीं सुना हो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ऐसे होता है O3। इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अनपेयर्ड कितने बचे हुए हैं इसके पास? 6। बॉन्ड कितना बनाया इसने? 1। तो बेटा कितना आ जाएगा? -1। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6। बच्चे कितने? 2। बॉन्ड कितना बनाया? 2 इधर 1 इधर 3। कितना आ जाएगा? +1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। बचा हुआ कितने? 4। बॉन्ड कितना बनाया? 2। फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ना? ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसी से मिल जाएगा सबका। टोटल बॉन्ड कितना बनाया सब कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये पूरा कहानी अपने हिसाब से कॉपी कर लो जो लिखा हुआ है इधर। हो गया क्या? कॉपी कर लिया आप लोगों ने सभी ने? आर्यन हो गया कॉपी? कर लो बेटा, कर लो आप लोग। इसका बुकलेट जल्दी प्रोवाइड कर देंगे आज, कोशिश करेंगे आज तुम लोगों को प्रोवाइड कर दें। केमिकल बॉन्डिंग का सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज लोगों को डाउट्स नहीं होते क्या किसी को?
अनुष्का, तुषार, आर्यन हो गए तो ग्रुप में डाला करो तुम लोग जब होते हैं तो। ग्रुप में नहीं डालेंगे, मिल जाएगा बेटा, हम देंगे ना, कभी नहीं, कोई नहीं देगा तो ग्रुप में डालो, सही रहता है। कोई नहीं देगा, तुम दो किसी का जवाब, ज्यादा लोग नहीं है ना तुम्हारे बैच में, तो कौन देगा, लेकिन फिर भी डालो, हो सकता है आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। कॉपी, सब लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, सुनो अब एक थ्योरी लिखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। क्या होता है सबको पता होगा, पता ना सबको क्या होता है वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा वाला है बेटा? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बॉन्ड बनता है, कौन सा वाला बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है बेटा? वो बनता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है बेटा। ऐसे बोलता है ना ये कॉन्सेप्ट कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जिनके पास में क्या होगा? जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अपोजिट स्पिन का होगा। तो इतना कहानी इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है अपोजिट स्पिन का। ये जो ओवरलैपिंग होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन, हाँ या ना? इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ वन एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू अनदर। एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा? दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग कितने तरीके का होता है? ओवरलैपिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन सा दो तरीका ओवरलैपिंग का बेटा? सबसे पहला ओवरलैपिंग होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा ओवरलैपिंग क्या होता है? लेटरल ओवरलैपिंग, हाँ या ना? लेटरल ओवरलैपिंग का एक और नाम होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग का एक और नाम होता है कौन सा वाला? हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक और नाम होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हाँ या ना? एक्सियल ओवरलैपिंग होता क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है? ऐसा ओवरलैपिंग जो कहां पे होता है? अलोंग एक्सिस होता है, अलोंग एक्सिस। एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। समझे कि नहीं? अगर ओवरलैपिंग कहां पे हो? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा एक्सियल ओवरलैपिंग, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? एस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो इतना याद रखना, जो एस का ओवरलैपिंग होता है वो ऑलवेज ऑलवेज अलोंग एक्सिस होता है, ऑलवेज एक्सियल होता है। एस का ओवरलैपिंग कैसा होता है? ऑलवेज एक्सियल, हमेशा एक्सियल होता है। ठीक है ना? कैसा होता है बेटा? ऑलवेज एक्सियल। जो पी का ओवरलैपिंग होता है वो साइडवेज हो सकता है। पी का ओवरलैपिंग कैसा होता है? और पी का जो ओवरलैपिंग है वो कैसा हो सकता है? वो एक्सियल भी हो सकता है। एक ही बात है ना, हेड ऑन भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है पी के ओवरलैपिंग में। एस का ओवरलैपिंग एक्सियल क्यों होता है? क्योंकि एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। आप कमांड करे वहां से एक्सिस पास करा दो, जहां ओवरलैपिंग हुआ वहीं तुमने एक्सिस पास करा दी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने बोला बेटा कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक्सियल है कि नहीं है? आपने एक्सिस पास करा दी इसके अंदर से, इसके अलॉन्ग हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। आपने देखा कि ओवरलैपिंग ऐसे हो रही थी, ये एक्सियल है कि नहीं है? आपने यहीं से एक्सिस पास करा दी, देखा इसके अलॉन्ग हो रही है। यस सर, नो सर?
तो एक्सियल हो गई ना, तो एच का तो शेप स्फेरिकल है। अच्छा एस ने पी के साथ ओवरलैपिंग कर ली, एस ने क्या कर लिया बेटा, पी के साथ ओवरलैपिंग कर ली, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं? आपको आपने देखा, आपने इसके अंदर से एक्सिस पास करा दी, ये तो एक्सिस के अलॉन्ग ही हुई है, समझे ना। एक एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, इसके अलॉन्ग मिले, वेदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये नहीं बोला कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग मैंने बोला है, वेदर एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है, कौन सा एक्सिस है, कोई भी एक्सिस हो, किसी के अलॉन्ग आपको अगर ओवरलैपिंग मिले तो क्या बोलेंगे, उसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे, समझे ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। पी का ओवरलैपिंग हुआ, पी का ओवरलैपिंग कैसा हो गया, कुछ ऐसे करके हो गया, तो यहां से एक्सिस पास करा दिया आपने, देखा एक्सिस का अलॉन्ग हो गया। पी का ओवरलैपिंग हुआ ऐसा कुछ करके, आपने देखा इसके अंदर से एक्सिस पास हो सकती है, कैसा ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग, समझे ना। कोई दिक्कत? पी का ओवरलैपिंग हुआ, पी का ओवरलैपिंग हुआ कुछ ऐसे, ये पी ऑर्बिटल था, दूसरा पी ऑर्बिटल था इसके क्रॉस में, ये ओवरलैपिंग कैसा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग मिल रही है क्या, इस एक्सिस के अलॉन्ग मिल रही है क्या, इसके परपेंडिकुलर मिल रही है, किधर मिल रही है, इसके इधर डायरेक्शन में, इसके इधर डायरेक्शन में, इसके इधर डायरेक्शन में, ये तो बेटा ओवरलैपिंग कैसा हो गया, साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत? तो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है बेटा, उसको दो तरीके से शो करते हैं, ऐसा भी हम लोग ऐसा शो कर लेते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखा लें ऐसा ऑर्बिटल्स का, ये एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रहा है, या फिर आप लोग इसको ऐसा दिखा सकते हो कि ऑर्बिटल हम लोगों के पास में दूसरा था, डॉटेड लाइन से आप लोग ओवरलैपिंग दिखा लो, आया ना, ये एक्सिस था, ये एक्सिस था, इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, समझे ना कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकता है, दो तरीके से, एक्सियल लेटरल, लेटरल कौन करता है, सिर्फ पी ऑर्बिटल्स। अगर ओवरलैपिंग कौन सा होता है बेटा, अगर ओवरलैपिंग होता है एक्सियल तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ओवरलैपिंग कैसा होता है लेटरल, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, तो बनता है पाई बॉन्ड, कैसा बनता है, हमेशा पाई बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, क्लियर है आप लोगों को। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो पाई बॉन्ड देगा, और ये वाला ओवरलैपिंग हो रहा है वो एसएस का ओवरलैपिंग था या एसपी का था, पीपी का था, वो कैसा था, वो सब सिग्मा बॉन्ड देगा आपको, वो सब क्या करेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड देगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आई थिंक मुझे प्रूफ करने का उसको जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। इज इट ऑलवेज ट्रू, क्या ये हमेशा ट्रू होता है, नो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ट्रू, नॉट ऑलवेज। कुछ टर्म्स जैसे C2 होता है ना, कार्बन का मॉलिक्यूल C2, उसमें दोनों दो बॉन्ड बनते हैं, दोनों पाई होते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोरॉन होता है, बोरॉन में सिंगल बॉन्ड बनता है वो पाई रहता है, उसमें सिग्मा नहीं बनता, तो दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बट मैक्सिमम केस, उन दो को छोड़ के आपके सिलेबस में कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो वो कैसा रहेगा, उसमें आप लोग बोलेंगे कि सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा दो पाई, बना के बताऊं कि समझ जाओगे, समझते हैं ना ये तो सारी चीजें, ठीक है ना, सभी को क्लियर होता है कि मुझे शायद O2 O3 वगैरह के स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना आपको। एक और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्या वो हमेशा सिग्मा, हम लोग बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या मानोगे आप लोग, सिंगल बॉन्ड मानते तो सिग्मा मानेगा ना, लेकिन कोऑर्डिनेट भी हमेशा सिग्मा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और बैक बॉन्डिंग इज पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बनेगा लेकिन पाई होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आगे का टर्म है फैक्टर्स ऑफ एक्टिव बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मैं बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उसी के साथ में पढ़ाता हूँ, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए वो आगे जो केस आएगा उसको बाद में याद रखते चलना, अभी के लिए सिग्मा मतलब सिंगल, कोऑर्डिनेट मतलब सिग्मा, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल मतलब एक सिग्मा दो पाई, ठीक है, समझे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ कि आप लोग सारे केस देख रहे होगे,
यहां से यहां तक सारे, पहले तो ओवरलैपिंग हो रहे हैं। तो एक बात ये समझना, सबसे पहला पॉइंट जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की हम लोग बातें करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में जो एक्सियल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो कैसा होता है, हमारा ज्यादा होता है लेटरल से, ठीक है ना। यानी अगर ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा तो मोर एक्सटेंट में होता है, और परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है तो वो कैसा होता है, वो हमेशा कम एक्सटेंट में होता है, ठीक है ना। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा एक्सटेंट में होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो एक्सियल का ज्यादा होता है, और लेटरल पे जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग एक्सियल में भी बातें करें तो जो एस एस का ओवरलैपिंग होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। उससे कम किसका होता है, एस पी। उससे कम किसका होता है बेटा, पी पी। कौन सा वाला, एचजीएल वाला। उससे कम कौन होता है, पी पी। कौन सा वाला, लेटरल वाला। समझे मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को सही से लिखना, ठीक है ना। एस का ओवरलैपिंग यानी अगर H2 जो बॉन्ड होगा ना वो F2 बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि पीपी ओवरलैपिंग है। और H2 में कौन सा ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग इज इन मोर एक्सटेंट देन पीपी ओवरलैपिंग। यस सर, नो सर। अरे बोल सकते हो ना, H2 और F2 बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, H2। क्यों, या कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, या कौन सा वाला ओवरलैपिंग होगा। समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, किसी को इस चीज को समझने में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी कहानी ये समझना कि अगर n का वैल्यू सेम है, n तो समझते होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू सेम, तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो ज्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई, समझे ना। जैसे 2p ओवरलैपिंग हो जाए तो 2p ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, 2p ओवरलैपिंग से। हाँ या ना। F2 बॉन्ड जो होगा ना, F2 को छोड़ दो, जो Cl2 बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होता है जैसे ICl से या BrCl से। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, सब पढ़ के आए होंगे शायद। क्यों, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो ओवरलैपिंग होता है तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स का होता है, पी का ही होता है लेकिन दो अलग अलग का होता है ना। अरे यस सर, नो सर। लेकिन इन केस ऑफ हैलोजेंस ओवरलैपिंग ऑफ सेम ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, सेम एनर्जी लेवल का, सेम टाइप्स का, जो डिफरेंस नहीं होता वहां पे, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यस सर, नो सर। F2 को छोड़ के, F2 में एक अलग रीजन आता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो वीक हो जाता है। तो बाद में लेटर ऑन जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा ना उसको, उस टाइम पे जाके। अभी उसको हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बातें कर रहे हैं। F2 पढ़े होंगे ना, F2 इज मोर रिएक्टिव। क्यों, F सिंगल बॉन्ड F होता है वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl से वीक होता है, होता है कि नहीं। O सिंगल बॉन्ड O होता है वो S सिंगल बॉन्ड S से वीक होता है। N सिंगल बॉन्ड N होता है वो P सिंगल बॉन्ड P से वीक होता है। तो ये दो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, कटनेशन कम होता है उनका। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो कटनेशन ज्यादा, फॉस्फोरस P4 बनता है, सल्फर S6 बनता है। क्यों बनता है, कटनेशन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा ना एनर्जी का, तब पढ़ाऊंगा उसको, समझे। भी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ये कहानी सबको क्लियर है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वाला, कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ गए ना। कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। तब तो समझ रहे होंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, बताओ जल्दी से। ये लिख लिया ना सबने, सिग्मा और पाई में कौन वीक होता है बेटा, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई ना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ओवरलैपिंग होता है वो किससे होता है, एक्सियल पे। यहाँ ओवरलैपिंग होता है वो कैसा होता है बेटा, साइड वेज ओवरलैपिंग, यहाँ लेटरल ओवरलैपिंग होता है। लेटरल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है, एक्सियल का ज्यादा होता है। कहानी समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, सब कुछ क्लियर हो रहा है परफेक्ट वे में, ठीक है।
एक और तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। देखो जितने भी हम लोगों ने ओवरलैपिंग एक्सियल वाला देखा था, इसको सही से ऑब्जर्व करो और देखो फिर से। इसको देखो बेटा, इसको देखोगे तो यहाँ ये वाले एटम का न्यूक्लियस होगा ना इधर कहीं, इसका यहाँ पे कहीं होगा, बीच में क्या मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। इधर देखो बेटा ये पी वाला, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस इसका गलत बना दिया ना, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, बीच में क्या मिलेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में मिल रहा है ना। यहाँ देखो इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, बीच में क्या मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा ऐसा होता है कि इधर न्यूक्लियस, बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। समझ गए मैंने क्या बोला। लेकिन पाई बॉन्ड को देखा बेटा, किधर बनाया, देखो इधर पाई बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ शेयरिंग हुआ, यहाँ शेयरिंग हुआ, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, ये कहानी होता है सिग्मा बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक न्यूक्लियस इधर रहता है, एक न्यूक्लियस इधर रहता है, बोथ लाइज इन द सेम प्लेन, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे, हाँ ना, ऐसे होता है ना भाई। अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नीचे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता भाई, समझ रहे हो ना। ऐसा दिखेगा, इसका मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो काम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दिस स्टेबलाइजेस दिस रिपल्सन, ये रिपल्सन इनके बीच में क्रिएट नहीं होने देता। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके सब पाई बॉन्ड there is a direct repulsion between the nucleuses of the two bonded atoms। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में डायरेक्ट रिपल्सन होता है। तो ये डायरेक्ट रिपल्सन होगा तो बेटा बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा ना। समझ रहे हैं, तो नोट करके लिखो इसमें कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, pi bond is a weak bond than sigma bond, because in case of pi bond there is a direct repulsion, between the nucleuses of two bonded atoms, because there is a direct repulsion between the nucleuses of two bonded atoms, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में, ठीक है। पर इतना कहानी हम लोगों को वीबीटी के बेस पर डिस्कस करना था, जो हम लोग कर चुके हैं अब तक। इसके आगे हम लोग वीबीटी के बेस पे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ था। सिग्मा पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना, कर लेंगे ना, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चंस करना है इसके बेस पर सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने वाले। एक क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया है वो है C2CN का होल 4। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है आईआईटी ने P4O10। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को लेके, कितना कितना होता है, तो चलो निकाल ही लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे। तो C2CN का होल 4 का बना लोगे ना, साइक्लिक तो नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं बनेगा। CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, शायद पता होगा तो बना ही लोगे, नहीं बनेगा तो पूछना फिर। चलो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आ गया ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, बता सकते हैं ना, आसानी से बता सकते हैं। तो उसकी भी क्वेश्चंस आप करना एक बार। हम लोग बातें करेंगे अभी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, सभी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में एक एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, ऐसा होता है। और आर्यन क्या होता है, अनुष्का, बटा देखो, हाँ एनर्जी लेके ऑर्बिटल अपनी जो एनर्जी होती है उससे एवरेज एनर्जी पे, चलो देखते हैं बेटे क्या होता है। एक सिंपल भाषा में इसको समझें तो एटम अपने आप को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी करता है। क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी करता है ना। तो अपने आप को सेंट्रल एटम के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सेंट्रल एटम का अपने आप को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी करना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब ये कि सेंट्रल एटम क्या करता है बेटा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करता है और क्या बनाता है,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने तक का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर इसको मैं बोलूं तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, समझे मैं क्या बोला? तो डेफिनेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो मैं जो कुछ टर्म्स अभी बोलने वाला हूँ या तो उनको सही से सुनना या लिखना, जो भी आप लोग करेंगे मैं लिख दूंगा वो सारे टर्म्स, उनको सही से सुनना बेटा, ठीक है ना। बट हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि जो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये होता है बेटा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडेशन शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी। कैसा होना चाहिए बेटा? सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है, अलग अलग एनर्जी का नहीं करता। नियरली सेम एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, इंटरमिक्स करेगा और क्या बना देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो प्रोड्यूस होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग। समझे मैंने क्या बोला? नहीं समझे क्या? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन इंटरमिक्स किए तो तीन बनेंगे, चार इंटरमिक्स करेंगे तो चार बनेंगे। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेगा, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेगा। तो एग्जांपल लेके समझाऊंगा थोड़ा आसान सा। ठीक है, एक और बात सुनो बेटा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड are identical in all respect, identical in all respect। कौन सा रेस्पेक्ट बेटा, कौन सा रेस्पेक्ट? दैट इज शेप, उनका शेप, उनका साइज, उनका एनर्जी, सभी रेस्पेक्ट में सेम होते हैं, शेप, साइज एंड एनर्जी। समझे मैंने क्या बोला? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ये पॉइंट सब लोग लिखेंगे, ठीक है ना। एक फाइनल पॉइंट ये कि बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है उसको हम लोग, एक और फिर लिखूंगा इसका मैं, उसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। समझे मैंने क्या बोला? सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स adjust themselves in such a way so that there is a minimum repulsion between them. इसी को हम लोग VSEPR थ्योरी बोलेंगे लेटर ऑन, समझे ना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं बेटा वो अपने आप कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं जिससे उनके बीच का रिपल्शन कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आप सिंपल सा सुनो, लिख लिया मेरे सारे पॉइंट्स लिख लेना। अब मैं एक एग्जांपल से सारे समझाता हूं कैसे। मान लो आपके पास में एक कंटेनर है बेटा जिसमें आपने रेड कलर लिया हुआ है,
और आपके पास में 3 कंटेनर हैं जिसमें आपने कौन सा कलर लिया है, येलो। क्या लिया आपने, इनको मिक्स करा दिया। क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। तो रेड प्लस येलो मिलके क्या बना देगा, ऑरेंज। तो ये जो मिलके ऑरेंज बनने का प्रोसेस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब इस ऑरेंज कलर से कितने बकेट फिल कर सकते हो बेटा, जितने आपने इसमें डाले हैं कितने फिल कर सकते हो। पहली बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स किए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। दूसरी बात, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो सब एक जैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। समझे मैं क्या बोला। मान लो ये हम लोगों के पास एस था, ये पी था, ये पी था, ये पी था, तो इंटरमिक्स करके क्या बन गया, sp3। अरे हाँ या ना, इंटरमिक्स करके क्या बन गया, sp3। ये कैसा होगा, sp3। ये कैसा होगा, sp3। ये कैसा होगा, हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। अरे हाँ या ना, इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप ऐसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, इन सबका शेप एक जैसा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ये अपने आप को मैक्सिमम एंगल पे मिनिमम रिपल्सन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को ज्योमेट्री बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये CH4 होता तो ऐसा ही कुछ होता ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, एक होता इधर और 3 को किधर रख के बैठा होता वो पी में, तो 1 S और 3 P इंटरमिक्स करता। समझ आ रहा है क्या, 1 S और 3 P इंटरमिक्स करता ना, तो क्या बना देता, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसका पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, सेंट्रल एटम। किसका पार्टिसिपेट करता है, H प्योर P से ओवरलैपिंग करेगा कि हाइब्रिड से, हाइब्रिड से। इधर जाके H ओवरलैपिंग करता है बेटा। अब तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन इज गेटिंग इटसेल्फ रेडी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना वो, तो उसके लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तैयारी करना हाइब्रिडेशन होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली फीलिंग आ रही है क्या होता है हाइब्रिडेशन वाली, समझ सकते हैं मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं होगी। ये बेसिक कहानी थी इसकी। हम लोगों को कैलकुलेट कैसे करना है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये पूरा कहानी मैंने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन का। अभी मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक सब कुछ क्लियर है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन वो क्लियर, सारे में से कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स होपफुली उधर से क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग बातें करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है ना। अब जो भी वट एवर वी कैलकुलेट, हम लोग एक स्टेरिक नंबर बोलते हैं। स्टेरिक नंबर मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, VSEPR। स्टेरिक नंबर बोलो या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलो, दोनों बात एक ही है। मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हम लोग, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर निकालने वाले हैं। बहुत सारे तरीके से, सेवरल नंबर्स से, बहुत सारे मेथड से हम लोग सीखेंगे। पर जो भी हम लोग तरीके से निकालेंगे, अगर आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने पे मिलता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मिलेगा। 2 मिलेगा तो एडिशन कैसा होता है, sp। 3 मिलेगा तो, 4 मिलेगा तो, 5 मिलेगा तो, 6 मिलेगा तो, और 7 मिलेगा तो sp3d3। ठीक है बेटा, ये लिख लो। हम लोग स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्टेरिक नंबर जो भी मिलता है, स्टेरिक नंबर अगर 1 मिला मतलब उसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 मिला तो sp, 3 मिलेगा तो sp2, 4 मिलेगा तो sp3, 5 मिलेगा तो sp3d, 6 मिलेगा तो sp3d2, 7 मिलेगा तो sp3d3। समझे क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको क्लियर हो रहा है क्या हम लोग कर रहे हैं, सब समस्या तो नहीं है। चलो
सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेरिक नंबर निकालना, मतलब लॉन पेयर प्लस क्या निकालना बेटा, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर निकालना। वो निकाल सकते हैं ना आप लोग। बॉन्ड पेयर पता है क्या होता है, कितना बॉन्ड बना। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या बेटा, बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड ना। पाई काउंट करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सिग्मा है तो पाई कहां बनेगा, इसके ऊपर, और इसके पैरेलल बनता है कि नहीं बनता। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट पैरेलल टू किसके, पहले सिग्मा के ना। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में। पाई बॉन्ड हमेशा जब बनता है तो उसमें प्योर पी पार्टिसिपेट करता है। प्योर पी का मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, हाँ या ना। प्योर पी मतलब विदाउट हाइब्रिड, प्योर पी मतलब कैसा दिखता है, पी डम्बल से, और डम्बल पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिड पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आता है आपको। ठीक है, अगर सिग्मा बनेगा तो सिग्मा में कैसा पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिड पार्टिसिपेट करता है। तो सिग्मा अगर बनता है तो अब ये भी सोच लो कि चाहे जो भी सोचो कि ये इसके ऊपर आएगा, एक रफ आइडिया तुम लोगों के माइंड में चला जाए। ठीक है, हम लोगों को पाई को कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों को सिग्मा करना है, सिग्मा के बेस पे निकालेंगे। पाई बॉन्ड जो होता है दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट नहीं करता है, रेजोनेंस में करता है। प्योर पी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस होता है, हाइब्रिड में नहीं होता। पता नहीं तुमने क्या पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब पाई बॉन्ड बनता है तो प्योर पी ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेट करने से बनता है, हाइब्रिड के पार्टिसिपेट करना नहीं होता उसमें। तुम लोग हाइब्रिड हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना तो कौन सा ऑर्बिटल्स निकालेंगे, हाइब्रिड ना। तो हाइब्रिड कौन सा वाला होगा, सिग्मा के नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत, सिग्मा आप लोग कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे, कर लोगे। जैसे आप लोगों से पूछे H2O में हाइड्रेशन क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है, दो, लॉन पेयर कितना है, दो, सब कुछ मिला के कितना, चार, हाइड्रेशन कितना होगा, sp3। ठीक है ना, 4 पे कैसा होता है, ऐसे। समझ गए क्या बोला मैंने, सबको आता होगा ना ये तो, इतना छोटे छोटे चीजें कैलकुलेट करना। यहाँ से बोलो NH4 प्लस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या बोलेंगे, NH4 प्लस में नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है हम लोगों के पास में, 4 हाइड्रोजन। पॉजिटिव किस पे होता है, नाइट्रोजन पे, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, 4 बॉन्ड, 0 लॉन पेयर, सब कुछ मिला के 4। हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3। समझ गए ना। आप लोगों से बोला तो I3 माइनस का निकाल के देखो, I3 माइनस। अब लोग क्या करेंगे, 3 आयोडीन लेंगे, नेगेटिव किस पर रख दो, बीच वाले पे, ये सिंगल, कितना बॉन्ड बना लिया, कितने बचे और कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास में, 8 थे ना बेटा, 8 थे कि नहीं थे, 7 होते हैं, नेगेटिव होने से 8 हो गए। कितना लॉन पेयर, 3, बॉन्ड पेयर कितना, 2, सब कुछ मिला के कितना हो गया, 5। हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका, sp3d। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या। ये बेसिक तरीका है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बेसिक तरीका है, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जहां आप चाहें वहां आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको कॉपी करो पहले, बेसिक क्या है। हो गया क्या, कॉपी कर लिया अनुष्का, आशुतोष, आर्यन। आर्यन वीडियो नहीं आ रही तुम्हारी। सर वो आशुतोष, लैपटॉप बंद हो गया और फोन में घुस के देखना पड़ रहा है अब। ठीक है, हो गया बेटा इतना, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ से पूछो H2SO4 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, H2SO4 तो लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे ना, सल्फर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन, 2, इधर उधर कनेक्ट करेंगे, है ना, बना लिए स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर काउंट करेंगे। चलो सल्फर के लिए कितना बॉन्ड पेयर, 4, लॉन पेयर कितना, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा,
सल्फर के लिए तो ये काउंट करूंगा ना, के भी काउंट कर लूं क्या? नहीं करेंगे ना, क्यों? कि तो ऑक्सीजन ने बनाया, सल्फर ने थोड़ी बनाया। कितना हो गया? 4। लॉन पेयर कितना हो गया? 0। सब कुछ मिला के 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये सर, नो सर। ऑक्सीजन का भी तो निकाल सकते हो। ऑक्सीजन के लिए कितना बॉन्ड पेयर? लॉन पेयर। सब कुछ मिला के ऑक्सीजन भी हाइड्रेशन कैसा है? ये भी तो सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन भी तो सेंट्रल एटम है। अरे है कि नहीं है? है तो सही। इस हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए। ये मल्टी सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल हो सकते हैं ना, ये मल्टी सेंट्रल ही है बेटा। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए सेंट्रल एटम है, अपना वी शेप बना के बैठा होगा यहाँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई डिफॉल्ट आप लोग सल्फर का ही निकालेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का भी पूछ सकते हैं, निकाल लेंगे ना अलग अलग सभी का। यहाँ पे सिग्मा, ये तो कितना सिग्मा हो गया टोटल? 2 सिग्मा। लॉन पेयर 2, सब कुछ मिला के 4। हाइड्रेशन कितना होगा? sp3 होगा। ठीक है, तो मल्टी सेंट्रल का निकालना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम लोगों को? चलिए, वेरी गुड। इसके आगे जो मैं लिखने वाला हूं उसको नोट करके लिख लेना कि वो सब सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। तो मैं तरीके भी बताने वाला हूँ, वो सब किसके लिए वैलिड बेटा? सिंगल सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है ना। ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास में सिंगल सेंट्रल एटम होता है, उनके केस में जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं बताने वाला हूँ वो सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात, बट अगर आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर बॉन्ड पेयर निकालना है तो बॉन्ड पेयर कितना होता है? जैसे पूछो H2O के अंदर बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड बना के देखोगे तो डायरेक्टली बता दोगे? डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे? बॉन्ड पेयर कितना होता है बेटा? हमेशा किसके इक्वल होता है? हमेशा नेबरिंग एटम्स के इक्वल। जितना नेबरिंग एटम उतना बॉन्ड पेयर। समझे मैंने क्या बोला? जितना नेबरिंग एटम होता है उतना ही बॉन्ड पेयर होता है। समझे क्या? जैसे आपसे बोलूं बेटा H2O में बॉन्ड पेयर कितना है? नेबरिंग एटम कितना? 2। बॉन्ड पेयर कितना? 2। I3 माइनस में बॉन्ड पेयर कितना है? नेबरिंग एटम कितना? 2। 3 आयोडीन से 2 नेबरिंग होगा ना। एक तो सेंट्रल हो गया। कितना नेबरिंग एटम? 2। बॉन्ड पेयर 2। H3O प्लस में बॉन्ड पेयर कितना होगा? कितना नेबरिंग एटम? 3। CO2 में बॉन्ड पेयर कितना होगा? कितना नेबरिंग एटम? 2। CO2 में नेबरिंग एटम 2 ही तो है। आज से बोलूं कि हमारे पास में SO4 माइनस 2 में अभी नेबरिंग एटम कितना होगा? बॉन्ड पेयर कितना होगा? तो बॉन्ड पेयर को निकाल लोगे ना। आज से पूछो SF4 में बॉन्ड पेयर कितना होगा? अरे कितना होगा? 4। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ओ, दिक्कत हो गई आज। समझ रहे ना? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नो सर। सभी के अंदर आपको सब पांच होगा। समझ रहे ना? नेबरिंग एटम जितना होता है उतना ही बॉन्ड पेयर होता है। बात है लॉन पेयर निकालने की। लॉन पेयर भी मिल जाएगा तो ज्योमेट्री भी मिल जाएगा। पेपर में ज्योमेट्री ड्रॉ करना है क्या तुम लोगों को? या नाम लिखना है उसका? नाम लिखना है ना। नाम लिखना। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर मिलकर तो चलेगा ना। मैं बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चलो, अच्छा, जो स्टेरिक नंबर में निकालूंगा वो क्या होता है? लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तुम्हें पता है स्टेरिक नंबर निकलना आ जाएगा, लॉन पेयर मिल जाएगा करेगा ना। माइनस प्लस करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो बॉन्ड पेयर तो स्ट्रक्चर देख के फॉर्मूला लिखने पे बता दोगे कितना नेबरिंग एटम है। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना मैं सिखा देता हूँ। लॉन पेयर भी मिल जाएगा करेगा, ज्योमेट्री बता दोगे, एडिशन भी बता दोगे। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। उसका पहला तरीका। पहला तरीका क्या है बेटा? आप लोग क्या करोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। क्या निकालोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसका? सेंट्रल एटम का प्लस नेबरिंग एटम का। निकाल लोगे। उस मॉलिक्यूल के पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सेंट्रल एटम प्लस नेबरिंग एटम। ऐसा हो सकता है कि माइनस प्लस क्यू करना पड़े, रहा है ना। माइनस प्लस क्यू मतलब चार्ज को नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड कर लेंगे। अब प्लस माइनस लिखते हैं कि नहीं लिखते? हमने क्या लिख दिया? माइनस प्लस। तो प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। मतलब नेगेटिव को ऐड करना है, पॉजिटिव को हटाना है। ठीक है, प्लस को हटाना है, नेगेटिव को माइनस को ऐड करना है।
इसलिए माइनस प्लस लिख दिया। ये मिल जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको मिल गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है, लेस देन इक्वल टू 8, तो उसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 2 से। क्या ऐसा कुछ कभी 2 से डिवाइड कर दोगे, क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज योर स्टेरिक नंबर, आयोडाइजेशन देता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, उसको समझना ज्यादा मत, ठीक है ना। समझ में तब आएगा जब मैं एग्जांपल्स लिखूंगा। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 से बड़ा है या 8 के इक्वल है, अच्छा 8 से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 8, तो क्या करेंगे, इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। अगर ये रिमाइंडर 2 या 2 से छोटा आता है, 2 से छोटा, इफ रिमाइंडर इज लेस देन 2, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को आप लोग लिख देंगे, ये आपका क्या होगा, स्टेरिक नंबर होगा। तो मैं लिख रहा हूं, उसको कॉपी करो। अगर ये लेस देन 2 आता है तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज योर स्टेरिक नंबर, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर बड़ा आता है और 2 के इक्वल आता है, तो आप लोग क्या करोगे, इस रिमाइंडर को फिर से कितने से डिवाइड कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा क्यू प्राइम, एक नया रिमाइंडर मिलेगा आर प्राइम। तो यहाँ पे आपका जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चंट प्लस क्वेश्चंट प्राइम प्लस रिमाइंडर प्राइम। मतलब कहानी ये है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हर हालत में 2 से कैसा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अगर 2 से बड़ा आएगा तो उसको 2 से डिवाइड करके छोटा बनाओगे, ठीक है। नहीं समझे कुछ? उसको समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रिमाइंडर 2 से बड़ा आया या 2 के इक्वल आया, अब उसको फिर से 2 से डिवाइड करके छोटा बनाओगे। जैसे सुनो, लिख लिया ना सब कुछ, कहानी लिख लिया तो सुनो। मान लो आप लोगों से पूछे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलेंगे ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है ना। 2 हाइड्रोजन है, टोटल मिला के कितना हो गया, 8 आ गया, तो कितने से डिवाइड करें, चलो बोलो। 8 आएगा तो कितने से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दें, कितने बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 + 0 कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा इसके पास में, लॉन पेयर कितना होगा इसके पास में। समझ आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है ना? लोगों से पूछो CO2 का बताओ, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, सब कुछ मिला के कितना हो गया बेटा, 16 हो गया ना। 16 होगा तो कितने से डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करें, 8 से करें ना। 8 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा बेटा, 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आएगा, सब कुछ मिला के कितना आ गया, 2 + 0 दैट इज 2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसका, बॉन्ड पेयर कितना है इसके पास में, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना होगा। इनके ज्योमेट्री का नाम भी तो लिख सकते हो तुम लोग, बॉन्ड पे लॉन पे मिल गया तो। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप लोगों से बोला बेटा हम लोगों के पास में NO2 है, NO2 का होता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस 5। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, सब कुछ मिला के 17 आ गया, तो कितने से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, सब कुछ मिला के कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना है इसके पास में, लॉन पेयर कितना होगा इसके पास में। जो लॉन पेयर है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन रहेगा तो लॉन पेयर वाली जगह में ही, हाँ या ना। शेप कैसा होता है NO2 का, V शेप ही होता है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे बोला था NO2 पॉजिटिव का बता दो, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6। नेगेटिव चार्ज को कम कर दो, सब कुछ मिला के कितना बचेगा, 16 को कितने से डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स जाएगा, 0 रिमाइंडर, सब कुछ मिला के कितना आ गया। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई समस्या तो नहीं है तुम लोगों को? तो बॉन्ड पेयर कितना है इसके पास में, लॉन पेयर कितना है इसके पास में, हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका, sp लीनियर होता है, NO2 + आपसे बोला होता है NO2 माइनस का बताओ, NO2 माइनस का क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 से कितने डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया,
2 बार जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा ना, 6 लिख दिया था मैंने, 2 बार जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करें, रिमाइंडर 2 आ गया तो क्या करेंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा यहाँ, कितने बार जाएगा, 0 टाइम्स 1 टाइम्स आएगा 0 रिमाइंडर, सब कुछ मिला के 3 आ गया ना, इनको ही तो ऐड करेंगे अब। बेटा इसके पास से बॉन्ड पे कितने हो गए, लॉन पर कितना हो गया इसके पास में, इसका शेप कैसा रहेगा, वी शेप, हाइड्रेशन कैसा रहेगा, sp2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आपसे बोला तो I3 माइनस का निकाल दो, तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना आयोडीन है, एक नेगेटिव डिवाइडेड बाई, चलो बाद में करेंगे, कितना आया 22 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रिमाइंडर, कितने से डिवाइड करें, कितने टाइम्स से आएगा, सब कुछ मिला के 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री बनाने के लिए इसका हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना, समझ रहे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब कुछ कॉपी कर लिया क्या, तो लिख रहे ये सब साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, लिख लिया एग्जांपल्स, जल्दी से लिख लो बेटा जो भी तुम्हें लिखना है यहाँ से। आप लोगों से बोलो HCF2 का निकाल दो, तो HCF2 का भी निकाल दोगे ना, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास सब कुछ मिला के 22, फिर से 8 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 6, 2 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स रिमाइंडर 0, सब कुछ मिला के 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका भी, sp3d, बॉन्ड पेयर कितना होगा इसका 2, लॉन पेयर कितना होगा इसका 3। आर्यन समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये सब, यस सर। निकाल लोगे ना हाइब्रिडाइजेशन आसानी से, यस सर। कॉपी करो इसको, कोई समस्या तो नहीं होगी, एग्जांपल्स लिख लिए सबने, लिख दिए क्या आप लोग, अनुष्का, आर्यन, यस सर। ठीक है, आशुतोष, आशुतोष हो गया तुम्हारा, यस सर लिख लिया। ठीक है। अब सुनो बेटा, एक और दूसरा तरीका, नेक्स्ट मेथड, आप लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे ना बेटा, स्टेरिक नंबर होता है v प्लस m माइनस प्लस q अपॉन 2, ये वाले मेथड से भी निकाल सकते, v प्लस m माइनस प्लस q अपॉन 2, ये बहुत आसान तरीका होता है। v क्या है बेटा यहाँ पे, v आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का, m क्या है, m इज मोनोवैलेंट एटम, कौन है बेटा ये, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कौन होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो एक बॉन्ड बनाएगा वो मोनोवैलेंट होगा, और एक बॉन्ड कौन बताएगा, हाइड्रोजन बनाते हैं, हैलोजन बनाते हैं, उसके अलावा कोई और है क्या, है तो सही, लेकिन वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, अल्कली मेटल्स कोवैलेंट नहीं बनाते, ठीक है, समझ गए। क्यों क्या है बेटा यहाँ पे, क्यों क्या है, चार्ज है, बस हो गया, कहानी खत्म। आपसे पूछूं मैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप बोलेंगे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, मोनोवैलेंट एटम कितना है इसके पास 4, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4, सब कुछ हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा sp3, बॉन्ड पेयर कितना आएगा इसके पास में 4, लॉन पेयर कितना आएगा इसके पास में 0, तो सबका लॉन पेयर बॉन्ड पर लिख दोगे ना, क्या बोल रहा हूँ क्लियर है, CH4 में मिल जाएगा ना बेटा। आप लोगों से बोलूं H3O प्लस का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बोलेंगे ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवैलेंट एटम कितना है माइनस, बेटा पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, सब कुछ मिला के 4, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा sp3d, sp3 ना, बॉन्ड पर कितना है इसके पास 3, लॉन पर कितना आएगा 1,
शेप कैसा होगा, पिरामिडल, अमोनिया जैसा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये सब कुछ बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। आप लोगों से बोला होता कि I3 माइनस का बता दो बेटा, I3 माइनस, तो आयोडीन, एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, दो पड़ोसी होंगे। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। मोनोवैलेंट एटम कितना है इसके पास में? I3 माइनस के पास में मोनोवैलेंट एटम है उसका कितना होगा? आर्यन तो 2। 2 होगा ना, एक तो सेंट्रल एटम हो गया। नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लो, अपॉन 2, सब कुछ मिला के कितना आ जाएगा? 10/2। 5 आ गया। 5 आने पर आयोडाइजेशन कैसा होता है? sp3d। बॉन्ड पेयर कितना है इसके पास में? 2। लॉन पेयर कितना है इसके पास में? ये कैसे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर? नेबरिंग एटम को लिख रहा हूँ ना। और स्टेरिक नंबर मिल गया 5, तो 3, 2 को माइनस कर दिया, 5 से 3 मिल गया लॉन पेयर। समझ रहे ना? ऐसे तो करते जा रहा हूँ हर बार। समझ रहे हैं आप लोग? तो आसान है ना ऐसे निकालना। आपसे पूछा तो CO2 का निकाल लो। आप बोलेंगे कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज 0, डिवाइड बाय 2, सब कुछ मिला के 2 आ गया। तो हाइड्रेशन कैसा होगा इसका? आपसे बोला था SO4 माइनस 2 का बता दो। सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज कितना? 2 अपॉन कितना आ जाएगा? 4। हाइड्रेशन कितना होगा? sp3। आपसे बोला था CO3 2 माइनस का बता दो। तो कार्बन के पास मोनोवैलेंट एटम 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज को ऐड कर लो, अपॉन 2, सब कुछ मिला के 3। हाइड्रेशन sp2। समझे ना? कोई दिक्कत? आसान होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है? एक तो मल्टी सेंट्रल, और जो अभी एक मेथड लिख रहा हूँ बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में इंप्लीमेंट नहीं होता, लिख लेना। तो ये फॉर्मूला लिखा है, दिस इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये लिखा है फॉर्मूला, वो कहाँ नहीं चलता? एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के केस में नहीं चलता, और एक मल्टी सेंट्रल में नहीं चलता। चलो मान लो H2SO4 में आपको निकालना पड़े, तो आप लोग H को हटा के निकाल सकते हैं। SO4 माइनस 2 का तो निकाल सकते हैं ना? तो निकाल सकते हैं कि नहीं? HNO3 में H को हटा के NO3 माइनस का तो निकाल सकते हैं। तो उसको आयोनाइज करके निकाल लिया करना। एक और तरीका बेटा, फाइनल मेथड, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सब लिखते जा रहे हैं ना आप लोग? वो क्या होता है? एक्स प्लस स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है, ये वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस प्लस क्यू अपॉन 2। बट एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर्स, और ये क्या होता है बेटा हम लोगों के पास? ये होता है लॉन पेयर्स। ठीक है, एक्स बॉन्ड पेयर होता है, पूरा जो कहानी बचा हुआ है वो सब क्या है? वो सब लॉन पेयर्स है। एक्स बॉन्ड पेयर्स, बचा हुआ कहानी लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन होता है बेटा? बॉन्ड पेयर होता है नेबरिंग एटम। तो एक्स कौन होगा? नेबरिंग एटम। वाई क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। जेड क्या होता है? दैट इज टोटल कोवेलेंसी ऑफ नेबरिंग एटम। किसका कोवेलेंसी? टोटल कोवेलेंसी ऑफ नेबरिंग एटम। और क्यू क्या है बेटा? चार्ज। क्यू क्या है? ये सारी चीजें आपको सेलेक्टिवली पता होगा तो आप लोग टोटल बॉन्ड पेयर लॉन पेयर साथ साथ ही निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे छोटा छोटा चीजों से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। H2O से इंप्लीमेंट करते हैं बेटा। H2O में इंप्लीमेंट करना पड़े, H2O में इंप्लीमेंट करना पड़े इसको, तो कैसे करोगे? पहले बताओ नेबरिंग एटम कितना है? एक्स कितना है बेटा इसके पास में? 2। वाई कितना है? वाई 6 ना? वाई क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम 6।
माइनस जेड क्या है बेटा, टोटल कोवेलेंसी ऑफ नेबरिंग एटम। नेबरिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोवेलेंसी कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, चार्ज 0 अपॉन 2, तो ये जाएगा 2 प्लस 2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझे क्या, कोई समस्या? इसे बोला होता है NO3 माइनस का निकाल के बताओ बेटा, बोला होता है NO3 माइनस का निकाल के बताओ। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पड़ोसी एटम कितने हैं, 3, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। टोटल कोवेलेंसी ऑफ द नेबरिंग एटम कितना होता है, ऑक्सीजन बनाता है 2, 3 ऑक्सीजन बनाएगा 6, नेगेटिव को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0, 3 बॉन्ड पेयर होता है, इसके बाद 0 लॉन पेयर होता है, हाइड्रोजन होता है sp2। समझ रहे हैं? लोगों से बोला होता है NO2 पॉजिटिव का बता दो, तो क्या करेंगे आप लोग, नाइट्रोजन का पास पड़ोसी एटम कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल कोवेलेंसी नेबरिंग एटम का कितना हो गया, अपॉन 2, ये 4 1 कैसे लिखा समझते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दिए, 2 प्लस 0 दैट इज 2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। आसान होता है बेटा निकालना हाइब्रिडाइजेशन, कई सारे तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगा हो उससे निकाल लेना, ठीक है। CO2 का निकालना पड़े, कार्बन के पास पड़ोसी एटम कितना है, 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, 4 बॉन्ड बनेगा ना नेबरिंग एटम, सब कुछ मिला के हो गया 2 प्लस 0, 2 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp। I3 माइनस का निकालना पड़ता तुम लोगों को, तो आयोडीन, एक आयोडीन सेंट्रल हो गया, 2 पड़ोसी हो गए, होंगे कि नहीं 2 पड़ोसी, नेबरिंग एटम 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आयोडीन के पास, 7 होते ना। अब नेबरिंग एटम कितना, 2, एक आयोडीन कितना बनाता है, 1, 2 कितना बनाएगा, और माइनस को क्या कर लूंगा प्लस अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 सब कुछ मिला के 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 2 बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर, समझे ना। आपको बोला था SF4 का निकालो, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब नेबरिंग एटम 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल वैलेंस ऑफ द कोवेलेंट एटम 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 1 सब कुछ मिला के हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री का होता है, सीसॉ होता है, जो भी होता है आप लोग पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, शायद मुझे ज्यादा ना बताना पड़े आप लोगों को। तो मैं कुछ अभी स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स लिखूंगा, उनका आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पे लॉन पे निकाल के लाना है, ठीक है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, मैं लिख रहा हूँ बेटा NO2 माइनस, ClO3 माइनस, ठीक है ना, PO4 3 माइनस, NO2 प्लस, ठीक है, XeO2F2, XeOF4, SO2, SO3, XeO3, ठीक है। BrF4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, M3 माइनस, ठीक है ना। ClO2 माइनस, इन सब का बट आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इनके अंदर बॉन्ड पे लॉन पेयर क्या होगा वो निकालना, और आप लोगों को शेप पता तो वो भी लिख लेना। मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास, हाँ जितना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू।